टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, डायरेक्टली हम लोग यूपी शिक्षक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को, ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ये पूरा का पूरा सेशन इन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने इस सेशन के अंदर में अपनी अपनी एनर्जी दी है। हाथ ऊपर करके एक बार बता भी देंगे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए, सुरेंद्र त्यागी बोल रहे कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या, लेकिन गणतंत्र दिवस है ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 26 जनवरी के एक दिन पहले वाली रात को बोलते हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं केवल किसमें? तो संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य की बात करेंगे हम लोग। तो अलग अलग संसदीय समिति होती है। संसद में आप लोग जो कामकाज देखते हो, ठीक है, सांसद बैठे हुए हैं, बहस हो रही है, केवल उतना ही काम नहीं होता संसद के अंदर में। संसद में बहुत सारे काम होते हैं। जो बिल पर चर्चा हो गई है उस पर अगर और गहन विचार विमर्श करना है, रिसर्च करनी है, तो संसद की समितियां होती है अलग अलग। तो ऐसी ही फ्रेंड्स संसदीय समिति एक है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। वो है आप लोगों की एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। इसके अंदर में मेंबर्स कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। जल्दी से बताइए, प्राक्कलन समिति के अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट समिति जो कि जितने भी सरकारी खर्चे हैं और इन सारी चीजों का एस्टिमेशन और सारे हिसाब किताब रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें 30 लोग होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संसद की सबसे बड़ी, ठीक है, समिति कौन सी है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। कितने लोगों को याद है? बहुत सारे यूपी के एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, केवीएस के एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसका अध्यक्ष जनरली, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है जनरली विपक्ष से होता है। ये याद रखना आप लोगों ने, विपक्ष का कोई तो भी एक व्यक्ति होगा, जनरली विपक्ष को ये इसके अध्यक्ष पद की जो है जिम्मेदारी दी जाती है एस्टीमेट कमेटी की। ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो आपको बता रहा हूं। 30 लोग हैं, सारे के सारे लोकसभा से, ठीक है, और सबसे बड़ी समिति, अध्यक्ष जनरली विपक्ष से होता है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, प्रशांत महासागर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि इधर साइड में इसके एशिया है, ठीक है, इधर साइड में नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर में ऑस्ट्रेलिया और यहां पर में साउथ अमेरिका। ओके, तो 4 महाद्वीपों को टच करता है ये, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को। एक रफ जो है आइडिया आप लोगों के दिमाग में आते रहना चाहिए। जब आप पढ़ लेते हो ना अच्छे से, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो रफली भी आप दिमाग के अंदर में लेकर आप आते हो उसको। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मारियाना ट्रेंच के बारे में अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, समुद्र के अंदर में गहरा पॉइंट, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच, ठीक है, ये कहां पर में लोकेटेड है? ये आपको पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गहरा पॉइंट कहां पर में लोकेटेड है, तो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच। और वो जो पॉइंट है ना, देखिए मारियाना ट्रेंच तो पूरा ये एरिया को बोलते हैं। उस एरिया में जो सबसे गहरा वाला पॉइंट है, जो सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है, उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। उस पॉइंट को चैलेंजर डीप। तो मारियाना ट्रेंच के अंदर में सबसे गहरा वाला पॉइंट है चैलेंजर डीप, प्रशांत महासागर के अंदर में। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा वाला ट्रेंच है, वो पूरा का पूरा एरिया मारियाना ट्रेंच कहलाता है। और वो जो पॉइंट है जो सबसे गहरा है, उसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही है आप लोगों का, ये भी सही है, ये भी सही है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशियन है, ये भी बात बिल्कुल सही है आप लोगों की। मुझे जो है फ्रेंड्स 5 ओशियंस, उनको बढ़ते से छोटे क्रम में लगाइए आप लोग, जल्दी से बताइए मुझे, बढ़ते से छोटे क्रम में। अब पैसिफिक ओशन की जब मैं बात करूं तो क्या ये ओवल शेप का है, अंडाकार है? नहीं, ठीक है, ये सर्कुलर शेप का है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये सर्कुलर शेप का है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, सर्कुलर शेप में है, ना कि अंडाकार शेप के अंदर में, ओवल में नहीं, सर्कुलर शेप के अंदर में है। ओके, चलिए, तो हमने जो देखा फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, कौन कौन से महाद्वीपों को टच करता है जल्दी से। ये देखो 4 महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, सीता कुमारी ने बहुत बढ़िया पैसा जो ट्रिक मैंने बताई थी वो याद कर ली है, ठीक है, वो लिख भी दिया है। यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे जैसे मैं देख पा रहा हूँ पैसा वो ट्रिक बता रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, मैं जो बच्चों को नहीं पता उनको बता भी देता हूँ। उससे पहले प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, सर्कुलर शेप का है। अब जो ये पैसा ट्रिक है फ्रेंड जो हमने देखा था, ये देखिए आप लोग इस तरीके से, PAISA, ठीक है, पैसा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक सबसे बड़ा है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, पैसिफिक। फिर आता है दूसरे नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर, प्लीज याद रखिएगा आप लोग, अटलांटिक।
अटलांटिक महासागर जो है फिर आता है। थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशियन, एकमात्र ओशियन जिसका नाम किसी देश के ऊपर में रखा गया है, इंडियन ओशियन। ठीक है, फिर आता है आपका सदर्न ओशियन, सदर्न, ठीक है, सदर्न। ये सदर्न ओशियन का एक और नाम है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, सदर्न ओशियन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है सबसे छोटा, ठीक है, अंटार्कटिक, ठीक है, यहां पर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा वाला आर्कटिक। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना था। मैं आप लोगों को बता दूं कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और ये सदर्न ओशन। सदर्न ओशन कहां पर में पता है आप लोगों को? ठीक है, अंटार्कटिका के पास में, दक्षिणी ध्रुव के पास में, अंटार्कटिका को घेरे हुए है ये। अंटार्कटिक ओशन भी बोला जाता है इसको, अंटार्क, ठीक है, टिक ओशियन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सदर्न ओशियन को। ये भी प्लीज याद रख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में मैं आपको पढ़ाता रहूं। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग ऐसी एनर्जी के साथ में पढ़ने के लिए। तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, अटलांटिक ओशन जो है इसका आकार जो है एस शेप का है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये याद रखना आप लोगों ने। अटलांटिक ओशन का आकार एस शेप का है और पैसिफिक ओशन का सर्कुलर शेप का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ये आप लोगों का सदर्न ओशन है, नीचे में सदर्न ओशन अंटार्कटिका के पास में, इसी वजह से इसको अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। और सबसे छोटा वाला कौन सा है? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ओके, चलिए। अच्छा, सबसे गहरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सबसे गहरा पॉइंट, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट क्या है? मारियाना ट्रेंच। ओके, तो मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। लेकिन अगर आपसे इंडियन ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट पूछ लिया जाए तो क्या होगा आप लोगों का? जावा ट्रेंच। ये याद रखना है आप लोगों ने, जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे गहरा पॉइंट जो है ये यहां पर में कौन सा है? जावा ट्रेंच इंडियन ओशियन का। ये याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। अब ये गहराई ऊंचाई वाली बात आ रही है, सबसे ऊंचा पॉइंट अभी किसी ने लिखा था माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर में एक शेर अर्ज किया है कि ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, ना मैं पेड़ों की शाखों की लंबाई से डरता हूं, समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है। ठीक है, चाहे कितना भी गहरा मारियाना ट्रेंच क्यों ना हो जाए, समंदर पार करना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। ठीक है, तो वो ये मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी गहरी उसकी आंखें, पता नहीं क्या कैसे क्या है उसके अंदर में, ब्लैक होल टाइप की आंखें होंगी शायद से, काली काली। ओके, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सक रही, वो शायर जो है उसने कवि की कल्पना देखी है आप लोग। चलिए, तो मारियाना ट्रेंच और जावा ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी है शायद उसकी आंखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? डेक्कन ट्रैप, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखिए हमारा भारत मान लीजिए यहाँ पर में, और ये यहाँ पर में डेक्कन ट्रैप आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पर में आपको बहुत सारी मिलती है। किससे हुआ है डेक्कन ट्रैप का निर्माण? ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? तो डेक्कन का पठार, इसमें आप लोगों को बेसाल्ट रॉक मिलेंगी। प्लीज ये याद रख लीजिए आप लोग, हमारे भारत का कौन सा हिस्सा है जो बेसाल्टिक रॉक से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है? तो ये डेक्कन का पठार या डेक्कन ट्रैप जो है ये बना है, ये याद रखना आप लोगों ने। ये लावा का जो फ्लो हुआ था, ठीक है, एक समय पहले, बहुत साल पहले, ठीक है, जब हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का मूवमेंट हो रहा था ऊपर की तरफ में, आपको याद आ रहा है? कितने लोगों को याद है कि गोंडवाना लैंड से टूटा था ये भारत का ये वाला हिस्सा? ठीक है, ये हिस्सा भारत का टूटा था गोंडवाना लैंड से, और फिर ऊपर की तरफ में जब आ रहा था तो आते समय जहां पर में रीयूनियन आइलैंड्स है हिंद महासागर में, उस जगह से जब वो पास हो रही थी टेक्टोनिक प्लेट्स, तब यहां पर में कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो लावा फ्लो होने की वजह से बेसाल्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बेसाल्ट, और इसी की वजह से यहां पर में काली मिट्टी भी बनी है। ओके, तो भारत में डेक्कन ट्रैप जो है वो बेसाल्ट और लावा फ्लो से बना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप, काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है यहाँ पर में, बेसाल्टिक रॉक से बना है ये। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वैशेषिक दर्शन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैं आपको सारे याद करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग? एक इसके ऊपर में जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन भी था, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर वो भी हम लगा दे यहाँ पर में तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो टीम मुझे बता रही है कि ऑलरेडी लगा दिया है सर। देखिए, आप लोग जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज्यादा जो है टीम भी रिस्पॉन्स करते रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं वैशेषिक दर्शन, ठीक है, मैं आपको पहले याद करवा देता हूं सारा का सारा, फिर उसके बाद में आप सारे मुझे बताना आप लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैशेषिका दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन या वैशेषिका दर्शन जो है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, शिखा। तो ये शिखा जो है ना फ्रेंड्स, किसी की ननद है, शिखा नाम की लड़की है जिसकी ननद है, किसी की ननद है वो,
ठीक है, और ननद से बनता है कनद। तो ऋषि कनद जो है उन्होंने वैशेषिक का दर्शन दिया था। तो देखो वैशेषिक दर्शन या वैशेषिका दर्शन, ठीक है, लड़की है शिखा नाम की, वो ननद है किसी की, तो कनद। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमेशा गौतम बुद्ध को न्याय का प्रतीक मानते हैं। वैसे ये अलग है, ये ऋषि गौतम अलग है, प्लीज याद रखना आप लोग, ये ऋषि गौतम और गौतम बुद्ध अलग है। लेकिन जस्ट हमको क्या, अपन को तो पानी निकालना है सिर्फ, वो एक मूवी का डायलॉग था ना, तो अपन को तो सिर्फ नंबर लेकर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं देखिए न्याय दर्शन जो है गौतम, अच्छा योगा बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ठीक है, तो चलो उससे याद हो जाएगा आपको पतंजलि। योग दर्शन जो है पतंजलि जी ने दिया था। संख्या, देखो कपिल देव को अगर आप जानते हो तो उसने बहुत सारी संख्या में विकेट ली है, बहुत संख्या, 500 से भी ज्यादा विकेट ले लिए मान लो आप, ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने विकेट उड़ाए थे। तो कपिल संख्या दर्शन, ठीक है। वेद व्यास जी वेदांता, वेद व्यास वेदांता, वेद वेदांता याद हो जाएगा आप लोगों को, वेद व्यास जी। अब मम्मी, आपकी मम्मी और आपकी मौसी, ठीक है, दोनों आपको जैम खिलाती है, जैम, वो होता है ना अमीरों के चोचले, क्या रहता है वो, बटर और वो सब जैम वगैरह लगा के आप खाते हो सुबह सुबह, पता नहीं यार, अपन लोग को तो पोहा खिला के भिजा देते थे ऐसी, ठीक है, या चाय तो डुबा के खा के चले जाते थे। मीमांसा जो है फ्रेंड्स जैमिनी, ठीक है, मम्मी और मौसी दोनों मिलकर देखिए इतना लाडला बच्चा है जैमिनी, उसको जैम खिला रही है, ठीक है, मम्मी और मौसी दोनों मिलकर जैम खिला रही है इसको, ओके, तो ये याद रख लेना आप लोगों ने। वैशे शिखा, शिखा किसी की ननद है इसीलिए कनद है। न्याय जो है वो गौतम बुद्ध के पास जाकर मिलेगा, वैसे ये गौतम बुद्ध अलग है और ऋषि गौतम अलग है, याद रखना है। योगा बाबा रामदेव वाला पतंजलि, ठीक है। संख्या, कपिल देव ने बहुत सारी संख्या में विकेट लिए थे। वेदांता वेद व्यास जी, ठीक है, वेदांता, ठीक है। मम्मी और मौसी दोनों जैम खिला रही है आपको, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते थे इसको, ओके। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वैशेषिका दर्शन जो है वो किसने दिया ये बताएंगे आप लोग, और बाकी लोगों का भी आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से कर दीजिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और अगर आप टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हो फ्रेंड्स तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स की इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, आपका फ्रीडम डे सेल आपको, ठीक है, फ्लैट 75% ऑफ, ये बिगेस्ट एवर सेल है। आपको कूपन कोड इंडिया यूज करना है, आप देख सकते हो नीचे में दिख भी रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, इंडिया कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए वैशेषिक दर्शन, ठीक है, शिखा किसी की ननद थी तो कनद थी। कपिल जी ने संख्या में बहुत सारी संख्या में विकेट लिए हैं तो संख्या दर्शन। पतंजलि तो योगा वाले हैं, योगा से होगा, ठीक है। गौतम जी के पास में जब जाएंगे तो न्याय मिलेगा। बस याद हो गया, खत्म होगी बात। कितने लोगों को याद हो गया, लिख सकते हो कमेंट में सारे लोग, जल्दी से बताइए अगर लिख सकते हो तो जल्दी से। देखिए मैं अपना पूरा 100% डाल दे रहा हूं, पूरी एनर्जी मैंने डाल दी है इसके अंदर में, इस सेशन के अंदर में, ओके। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी दबा के शेयर मार देंगे, हर एक बच्चा, ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन चार चार ग्रुप के अंदर में जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को, ठीक है, हर एक बच्चा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत में सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, यहां पर मैं सारी घटनाएं बताता हूं। यहां पर मैं हुआ क्या था कि तारीख थी 9, ठीक है, मई, ठीक है, 9 मई की तारीख थी 1857 की। मेरठ के अंदर में कुछ लोग जो है वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब वो ढड़ 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 ड्रिल वाला ड्रिल नहीं, दीवार में गड्ढा करने वाली, ठीक है। ये ड्रिल कौन सी थी आप लोगों की, जो प्रैक्टिस करते हैं, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस, ठीक है। तो नई एनफील्ड राइफल आई थी। अब उसमें आरोप यह था कि वो जो एनफील्ड राइफल है उसका जो कार्ट्रिज था, मतलब ऐसा मुंह से फाड़ना होता था, बारूद और छर्रा होता था उसमें, फिर ऐसा उसमें डालना होता था, ठीक है, और फिर वो डंडे से ठोसो और फिर बाद में गोली मारो, ठीक है। तो वो जो फाड़ने वाली प्रोसेस थी, जो कार्ट्रिज था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें ऐसा आरोप लगाया था कि गाय और पिग का ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है। तो 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को, 85 जो सिपाही थे, ठीक है, सिपाही थे, उन लोगों को क्या किया गया फ्रेंड्स, यहां पर में सजा दे दी गई, 10 साल की सजा सुना दी गई। देखो सजा कब सुनाई गई थी उनको, 9 मई 1857 को। उसके अगले दिन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, उसके अगले दिन 10 मई को जो सिपाही बाहर थे 1857 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसकी भैंस का अंडा हमारे साथियों को जो है वो डाल दिया तो उन लोगों ने जेल में, और हमारे को भी जेल में डाल दोगे कल जाके अगर हम मना करेंगे तो 10 मई 1857 को जो बाहर जो सिपाही थे उन्होंने जेल पर हमला कर दिया मेरठ में ही, और अपने साथियों को छुड़ा लिया। अब मैंने क्यों इतनी बड़ी राम कहानी आपको सुनाई,
क्योंकि फ्रेंड्स यूपी के एक एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया कि 85 सिपाहियों को 10 साल की सजा कौन से तारीख को दी गई थी। बच्चों ने आंसर लगाया 10 तारीख, नहीं 9 तारीख को दी गई थी वो सजा, और उसके अगले दिन से फिर 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ 10 मई से। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। 10 मई को वो घटना घटी थी, मॉक ड्रिल करने से मना कर दिया था उन्होंने और 10 साल की सजा उनको सुना दी थी। अगले दिन जो है फ्रेंड्स मेरठ में फिर ये जब उनको छुड़ाने के लिए जब आंदोलन किया गया, या उनको छुड़ाने के लिए जब बाकी सिपाहियों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर में हमला कर दिया, ठीक है, वहां से 1857 की विद्रोह की तारीख मानी जाती है। उसके बाद में ये लोग पैदल पैदल टुकड़ुक टुकड़ुक, मतलब पैदल पैदल ही, ठीक है, 11 मई को ये पहुंचते हैं दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास में। बोलते हैं कि चीचा बात सुनो, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ में, वहां पर मैं पकड़ लिया था, 10 साल की सजा भी सुना दी थी हम लोगों को उन्होंने। तो चचा बोले ये तो बड़ा गलत हुआ। बहादुर शाह जफर बोले बच्चों क्या हुआ, तुम सही सलामत तो? उन्होंने बोले हाँ चचा सही सलामत है, बस अभी क्या करे, करके आ गए उधर में दंगा, अब चलो बिगुल फूकते हैं। पहले चचा तैयार नहीं थे, बहादुर शाह जफर पहले तैयार नहीं थे। क्यों? क्या उनके घुटनों में दर्द था? नहीं, वो तो बहानेबाजी थी। उनके घुटनों में दर्द है बेटा, तुम्हारी चाची बड़ी परेशान करती है, अब उम्र हो गई उसकी, फिर बस कहा जा रहे हो, बाहर जाऊंगा लड़ने के लिए बोलेंगे कि कहा जा रहे हो, अब एक और शादी करने जा रहे हो क्या, मतलब वो तैयार नहीं थे पहले। फिर बस सिपाहियों ने मनाया, नहीं चाचा देखो तुमको ही लीडरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, तुम दिल्ली के सुल्तान हो, तुम मुगल सुल्तान हो, तुम्हारी लीडरशिप की बात है अलग। फिर बहादुर शाह जफर ने बोला बात तो सही है यार, अब क्या करे क्या करे, पहले डर रहे थे वो, नहीं कर मान रहे थे, फिर बाद में मान गए वो, ठीक है, फिर बाद में मान गए। तो 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। ये भी क्वेश्चन आया कि वो दिल्ली कब पहुंचे थे सिपाही, मेरठ से दिल्ली पैदल पैदल वो 11 मई को पहुंचे थे। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और ये बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह 2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राजस्थान पटवारी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और बहुत ही इजी वे के अंदर में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखो शिखा किसकी क्या थी, शिखा जो है वो किसी की तो भी ननद थी, ठीक है, तो ननद थी, कनद है क्या भाई यहाँ पर में कहीं पे, ये मिल गया कनद, ठीक है। उसके बाद में न्याय पाना है तो गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, ऐसा जस्ट मान रहे हम, ये ऋषि गौतम अलग थे, ठीक है, गौतम के पास में गए हम लोग। उसके बाद में भाई योगा से होगा पतंजलि, ठीक है, बाबा रामदेव का प्रचार होता जा रहा है योगा का, पतंजलि का उनका, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स वेदांता, वेद व्यास जी, ठीक है। अब यहां पर में देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का जो शंकराचार्य दिया हुआ है, ठीक है, ये एक जो है पॉइंट वेदांता शंकराचार्य, ये वाला आप लोगों का जो है वो टाइपो है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। न्याय का लगेगा गौतम के साथ में, वैशेषिका का लगेगा कनद के साथ में, ठीक है, और योगा का लगेगा पतंजलि के साथ में। वेदांत दर्शन जो है वो शंकराचार्य ने नहीं दिया था, ठीक है, वो दिया था आपका, ठीक है, वेद व्यास जी ने। तो प्लीज मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सही कर लिया जाए। वो आपके लिए पेपर में क्या होता है कई बार वो ब्लर होता है, तो उसको टाइप करती है टीम, उसको बनाती है वापस से टेबल आपके लिए, ठीक है, तो उस समय में कई बार ये हो जाता है, तो प्लीज एक बार जल्दी से उसको सही कर देंगे। वेदांत दर्शन जो है वेद व्यास जी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, वेद व्यास जी, ठीक है, वेद व्यास, ओके, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, वेद व्यास, तो ये आप लोग लिख लीजिए, कमेंट में लिख दो आप लोग, चलो वेदांत दर्शन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, दिया गया था, ना कि शंकराचार्य के द्वारा, ओके। चलिए तो ये उसके अंदर में टाइपो है, उसको आप लोग वो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, भारत में होम रूल लीग के बारे में कौन सा वाला कथन सही है, इसको चुनना है आप लोगों ने। होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल, होम होम का मतलब घर, रूल का मतलब शासन, लीग तो हमारा स्वशासन होना चाहिए, हमारे भारत में हमारा शासन होना चाहिए, उसके लिए लीग स्थापित की गई। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 के अंदर में, ठीक है, एनी बेजेंट ने की थी, ठीक है, मद्रास में। देखो होम रूल लीग वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ना यहाँ पर मैं 1916 में, ठीक है। चलिए तो 1916 के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि होम रूल लीग 2 जगह पे स्टार्ट हुई थी। एक स्टार्ट हुई थी आप लोगों की होम रूल लीग जो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था, लोकमान्य तिलक ने, और एक किया था एनी बेजेंट ने। लोकमान्य तिलक ने किया था अप्रैल 1915 के अंदर में, 1916 के अंदर में, और एनी बेजेंट ने किया था सितंबर 1916 के अंदर में, सितंबर 1916 में। तो 2 होम रूल लीग स्थापित की गई थी, एक लोकमान्य तिलक के द्वारा और एक एनी बेजेंट के द्वारा। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया आप लोगों का यूपी पीटी के अंदर कि होम रूल लीग के नेता कौन थे, और 2 नाम दिए हुए थे उसके अंदर में, ठीक है, लोकमान्य तिलक और एनी बेजेंट दोनों, वो मोर देन वन ऑफ वो आंसर था उसका, ठीक है, ए एंड बी बोथ, ऐसा वाला आंसर था। तो 1916 के अंदर में इन्होंने इसको स्टार्ट किया।
ओके 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी पूना के अंदर में, ठीक है, पूना में उन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया था। और एनी बेजेंट ने जो है मद्रास में भी, अगर मैं स्पेसिफिक बात बोलूं तो मद्रास में अडियार नाम की जगह है, मद्रास के अंदर में भी अडियार, वहां पर मैं बनाया था, ठीक है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही आप लोगों का, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ट्रू पूछा है आपसे, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं इसका मैं एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आप लोगों को बता दूं जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। केवल 21 लाइक दूर है हम लोग 500 लाइक से, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके बारे में 2 चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिए, आप देख लीजिए आप लोग। 1916 के अंदर में ये दोनों होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, अप्रैल और सितंबर के अंदर में, ठीक है। इसके 2 साल बाद 1918 में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1918 के अंदर में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो होम रूल लीग थी, ठीक है, लोकमान्य तिलक वाली और एनी बेसेंट वाली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो दोनों को मर्ज कब कर दिया गया था, दोनों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया था 1918 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, अब यहां पर में देखिए आप लोग, इसके भी 2 साल बाद, ठीक है, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग बन गया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग बन गया था, ये अखिल भारतीय होम रूल लीग, ठीक है, मर्ज होने के बाद में। अब इसको 1920 के अंदर में गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं होम रूल लीग के, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया, मर्ज विथ कांग्रेस, मर्ज्ड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब मर्ज कर दिया गया था, 1920 में। प्लीज ध्यान से समझिए आप लोग, 1916 में 2 होम रूल लीग बनी, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, इनके नेतृत्व में 2 बनी, दोनों को मर्ज कर दिया गया 1918 में, ठीक है। और बाद में ये पूरा जो मर्ज वाला ऑल इंडिया होम रूल लीग था, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया 1920 के अंदर में, और होम रूल लीग मूवमेंट खत्म हो गया क्योंकि कांग्रेस में मर्ज हो गई थी वो, ठीक है। चलिए, तो ये प्लीज ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना 1915-16 में 2 होम रूल लीग, बेसिकली 1916 में ही हुई थी, ठीक है। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम में आया 24 अगस्त 2021 के अंदर में, ठीक है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में हुई थी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, ठीक है, और लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक ने अप्रैल में की थी, ठीक है, और एनी बेसेंट ने सितंबर में 1916 के अंदर में, बस सिंपल सी बात है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15-16 इसलिए बोला क्योंकि वो प्रोसेस चल रही थी ना, उसकी बनाने की पहले से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन स्थापना इनकी 1916 में ही हुई थी, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, 1916 में स्थापना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ दोआब और नदियों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। दोआब, ठीक है, बारी दोआब, बिस्ट दोआब, रेचना दोआब। देखिए फ्रेंड, सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर मैं बारी की बात करूं आप लोगों से, ठीक है, बारी, ठीक है, या रेचना, ठीक है, तो यहां पर मैं ना, इनके नाम के अंदर में ही कई सारे जगह पे दोआब छुपे हुए होते हैं, इनके नाम के अंदर में ही, ठीक है। जैसे रेचना है ना यहां पर में, तो आप लोग याद रख लेना, ये रावी और चेनाब से मिलकर बना है, चेनाब से, रावी और चेनाब, इसको रेचना दोआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये बारी, ठीक है, बारी ब्यास नदी है, ब्यास नदी, ठीक है, और यहां पर में रावी नदी। ओके, तो क्या ब्यास नदी रावी नदी के अंदर में मिलती है, ये आप लोग बताइए जल्दी से। मिलती नहीं है, लेकिन उनके बीच में एरिया तो है ना, ठीक है। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूं, यहाँ पर मैं, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ध्यान से समझिए आप लोग, मैप के थ्रू समझिए आप लोग। यहां पर मैं आप लोग देखो, ये सतलुज नदी आ रही है, पहले सिर्फ इसको देखो आप लोग, ओके। ये यहां पर मैं एक चीज देखिए आप लोग, ये सतलुज नदी है, ठीक है, ये सतलुज नदी है, ठीक है, और ये है आपका ब्यास नदी। तो सतलुज और ब्यास के बीच वाले को बिस्ट नदी, बिस्ट दोआब बोलते हैं, बिस्ट दोआब। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये ब्यास नदी है और यहां पर मैं आप लोगों को रावी नदी दिख रही है, दोनों आपस में मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का जो एरिया है उसको बारी दोआब बोला जाता है। दोनों आपस में नहीं मिल रही, लेकिन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, उसको बारी दोआब बोलते हैं, बारी, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी। अब देखो, रावी नदी है, ये रावी नदी है, और यहां पर में चेनाब नदी है, तो रेचना, रावी और चेनाब, रेचना दोआब बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर में ये चेनाब नदी है और ये झीलम नदी है, इसको बोला जाता है जेच दोआब। झीलम, जेच से, ज से झीलम और सीएच से चेनाब। देखो आप लोगों को यहीं पे बन गया। अच्छा, सिंध सागर देखिए आप लोग, झीलम नदी और सिंधु नदी के बीच वाले को सिंध सागर दोआब बोला जाता है। क्या आप लोग मेरे को मैं एक एक करके पूछूं आप लोगों से, आप लोग बताओगे मुझे, यहीं से देख के भी बता दोगे तो भी चलेगा आप लोग। चलो मुझे आप बताइए यहां पर में कि रेचना दोआब कौन से 2 नदियों के बीच में, आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, जल्दी से स्पीड में, हर बच्चा कमेंट के अंदर में लिखेगा रेचना दोआब।
हजार लाइव के हम लोग पास में पहुंचते जा रहे हैं फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा कि आप लोग हर एक बच्चा जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरीके से एनर्जेटिक वे में पढ़ते रहे। और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग फ्रीडम सेल का इस्तेमाल, आप लोग फ्रीडम सेल के लिए आप लोग जो है फ्रेंड जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी वो अलग एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जस्ट एटलीस्ट थंबनेल तो दिख ही रहा है, तो आप ठीक है, गुड। तो 75% फ्लैट ऑफ है आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल, आप लोग उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो मुझे बताइए कि सिंध सागर दो आप कौन से दो नदियों के बीच में है? सिंध सागर, देखो सिंधु नदी, इंडस सिंधु नदी और झेलम नदी, इनके बीच में है सिंध सागर दोआब। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बारी बारी, ठीक है, ब्यास और रावी, ब्यास, ब्यास को ही व्यास भी बोला जाता है, ब्यास बोलो व्यास बोलो एक ही बात है, ठीक है। रावी अलग अलग तरीके से लिखते हैं, पहला वाला सही है। बिस्ट, ठीक है, ब्यास और सतलज नदी के बीच में, ब्यास और सतलज, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में रेचना, रावी और चेनाब के बीच में, ये भी सही है। आपका गलत क्या है? यहां तो सारे सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है? कोई गलत नहीं है यहां पर में, सारे सही है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ये समझा क्या आपको? देखो सही सारे के सारे है ना, ये सारे सही है, गलत कौन सा है? एक भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर, सिंपल। अब आप मुझे बताएंगे सिंध सागर दोआब कौन से नदियों के बीच में है? सिंध सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक रायचूर दोआब भी बनता है, रायचूर दोआब, वो भी कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, मैं थोड़ी देर में फिर आप लोगों को बताता हूँ रायचूर दोआब के बारे में भी, ठीक है। तो बिस्ट दोआब, बारी, रेचना, छेज, ठीक है, ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी। जो बच्चे पेड क्लास के अंदर में, उन लोगों को इमेज वाले सेक्शन में भी डाल देंगे इसको, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए, बाबर रूट बाबरनामा इन टर्किश, तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने, बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा, बाबरनामा पढ़ी है आप लोगों ने कभी, या उसके बारे में सुना हो, या कभी उसका समरी वगैरह पढ़ी हो, ठीक है। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में उसने लिखा था, ठीक है। और मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की थी, ठीक है, तुर्की राजभाषा थी मुगल दरबार की। देखिए बाबरनामा जो है फ्रेंड्स, ये तुर्क भाषा में लिखी गई थी, ये बात सही है, ठीक है। बाबर ने बाबरनामा तुर्क भाषा में लिखी थी, ये सही है। लेकिन मुगल दरबार के अंदर में जो है मैक्सिमम समय राजभाषा तुर्की नहीं थी, मुगल दरबार की राजभाषा जो है फ्रेंड्स फारसी थी, ठीक है, फारसी, ये याद रखना है आप लोगों ने, फारसी, जिसको आप इंग्लिश में पर्शियन बोलते हो, टर्किश नहीं थी, पर्शियन थी, पर्शियन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। फारसी, पर्शियन थी। तो आंसर आप लोगों का यहां पर में क्या हो जाएगा? ये एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं अभी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट, बी आर इज इनकरेक्ट, खत्म, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ ये? हाथ ऊपर करके बता दो मुझे एक बार जल्दी से, कितने लोगों ने सही लगाया है? चलिए गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। आपको बताना है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अब देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद, ठीक है, जो मेन उपनिषद है, वैसे उपनिषदों की टोटल संख्या तो फ्रेंड्स बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन जो मेन उपनिषद है उनमें से जो है, जो मेन उपनिषद है 108 में से जो गिने चुने उपनिषद है, ठीक है, उनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर उन्होंने उसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था, शाहजहां का बेटा था, ठीक है, शाहजहां का बेटा, ठीक है। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई, औरंगजेब ने इसको मरवा दिया था। तो दारा शिकोह ने किस शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर नाम उसने रखा था, उसका नाम सिर ए अकबर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है, ठीक है, सिर ए अकबर। तो आंसर आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से जो संस्कृत में उपनिषद थे उसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। दारा शिकोह किसका बेटा था? ठीक है, किसका शहजादा था? मुगल शहजादा था, किसका शहजादा? शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब का भाई था, ठीक है। चलिए, गलत युग्म का चयन करना है आप लोगों ने, कोई बात है क्या पगलो इसके लिए, ठीक है। छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से सतलज तो नहीं निकलती, सतलज जो है फ्रेंड्स ये तो राकसताल से निकलती है। पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो मिट जाएगा फिर से। राकसताल, ठीक है, राकसताल या राक्षस ताल भी बोला जाता है उसको, राकसताल या राक्षस ताल, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, बोकरछू ग्लेशियर से इंडस निकलती है, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता निकलती है, ये सारे सही है। छेमा युंगडुंग ग्लेशियर, छेमा युंगडुंग से पता है कौन सी निकलती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। यारलुंग सेंगपो भी बोला जाता है इसको, यारलुंग सेंगपो, यार
लुंग सैंगपो, सैंगपो, सैंगपो तिब्बत के अंदर में ग्यारलुंग सैंगपो के नाम से भी जानी जाती है, भारत में आकर फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सारे के सारे लिख देंगे आप लोग। अच्छा, जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रख लो आप लोग। जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो इसको भी याद कर ही लीजिए आप लोग अच्छे से, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। और सेशन कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी कर सके। तो राकस ताल से निकलती है सतलज नदी तिब्बत से। ठीक है, उसी के थोड़ा सा दूर में ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, वहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में ए जो है आपका गलत युग में पहचानना था, इसलिए ए है। और ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ताकि ये गलत पूछा है या सही पूछा है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए। यहां पर मैं देखिए फिर से गलत पूछा है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। 600 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहेंगे अपने अपने लेवल पे। और जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से टीचिंग परीक्षा के जो है नंबर है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग नीचे में आपको नंबर दिख रहा होगा 9697884444 दिखा दीजिए एक बार फिर से प्लीज। ओके, और इंडिया इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नंबर नीचे में आप लोगों का चल रहा है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च न्यू दिल्ली में है क्या? शुगर केन, शुगर केन भाई मीठे मीठे लोग लखनऊ के हैं। ठीक है, तो मीठे मीठे लोग लखनऊ में शुगर केन। पल्सेस मैंने आपको बताया था, कानों के अंदर में आप क्या करोगे, पल्स मतलब बेसिकली दाल की झुमके बना लोगे आप लोग कानपुर में, कान में। वेजिटेबल कौन खाता है? मोदी जी खाते, वाराणसी से है, प्रयाग नहीं प्रयागराज में तो नहीं है ये। ठीक है, वाराणसी में वेजिटेबल। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी प्रयागराज में नहीं, वाराणसी में। ठीक है, तो ये वाला गलत है आपका, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेशनल डेयरी रिसर्च, मैं जो बता रहा हूं ना इसको बहुत अच्छे से आप लोग लिखेंगे, हर एक बच्चा लिखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध, ठीक है, संसाधन केंद्र कहां पर में? करनाल हरियाणा में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी के सभी लोग जल्दी से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर में है। पल्सेस वाला मैंने आपको बता दिया दलहन का। ठीक है, कानपुर के अंदर में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बताया मैंने, देहरादून के अंदर में है। ठीक है, देखो शिमला की मिर्ची आप लोगों को खाने